हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा जो पेपर है वो है जून 2010 का। तो इसमें आज हम कब बात करेंगे पार्ट 1 की। पार्ट 1 ठीक है। तो फ्रेंड्स आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इस पेपर को करें साथ में अपना कोई भी आप एक क्या ले सकते हैं, एक कोई भी प्रीवियस ईयर बुक ले सकते हैं, साथ में आगे रखें उसको, और साथ ही साथ उसके ऊपर जैसे मैं इसके ऊपर नोट डाउन करता हूँ उसके ऊपर नोट डाउन करते रहें। साथ में आपके नोट्स तैयार हो सकते हैं या आप अपनी कॉपी लेके बैठ जाएं, उसमें अपने नोट्स साथ के साथ कर लें। मैं ये बता सकता हूँ कि इस कोर्स से कम 25 to 30 क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेगा, और मैं इसलिए इसको आराम आराम से बना रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम है। आप इसको साथ में रिवाइज और रिपीट करते रहें। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। पूर्व पाषाण का जो पूर्व पाषाण काल यानी निम्न पूर्व पाषाण काल से लोअर पैलोलिथिक एज। निम्न पूर्व पाषाण काल से कौन सा संबंधित है, ये हमें बताना है। निम्न पूर्व पाषाण काल से हमें क्या संबंधित है, यानी फर्स्ट पीरियड, और सबसे लंबा रहा, ये सबसे लंबा काल था ये। है ना, सबसे लंबा काल ये रहा। तो इसमें जो इससे संबंधित जो इसमें मानव है वो है, तो इसमें खड़ा मानव कौन सा था आपको ये पता होना चाहिए। होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस क्या था? होमो इरेक्टस का है खड़ा मानव। ये खड़ा जो मानव है ये होमो इरेक्टस है, और होमो इरेक्टस पहला मानव जो अफ्रीका से बाहर आया। है ना, अफ्रीका से बाहर आया। ठीक है, होमो इरेक्टस। भारत में ये कहां से मिला है? भारत में इसके जो एविडेंस मिले हैं वो हथनोरा से मिले हैं। हथनोरा से ना, हथनोरा है नर्मदा घाटी में है, नर्मदा वैली में, मध्य प्रदेश में, एमपी। है ना, किसको मिला? अरुण सोनकिया को। ना, अरुण सोनकिया को ये मिला था। ठीक है, अरुण सोनकिया को ये मिला। ठीक है, और ये 30 वर्ष की एक युवती है जो होमो इरेक्टस का ये मिला है, तो 30 वर्ष की एक युवती है ये। है ना, 30 वर्ष की एक युवती है, ये मिला। ठीक है, तो इसके बाद निएंडरथल था वो होमोसेपियंस के साथ ही पैरेलल मानव है। निएंडरथल ने क्या शुरू किया था? निएंडरथल ने शुरू किया था समाधान, यानी अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया शुरू की थी। अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया शुरू की है वो निएंडरथल ने की है। और ये मानव पूर्ण जो क्या करता था, पूर्व जन्म में विश्वास करता था। है ना, पुनर्जन्म में विश्वास। है ना, तो ये बुद्धिमान मानव है होमोसेपियंस। होमोसेपियंस कब आता है? उच्च पूरा पाषाण काल में। है ना, ये कब आता है? उच्च पूरा पाषाण काल में आता है। ये चीज आप देख लीजिएगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। तो सेकंड है हमारा, निम्न में से कौन सा मध्य पाषाण काल का प्रतिनिधित्व करता है? इनमें से कौन सा औजार है जो मध्य पाषाण काल का प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन सा है वो? तो इसमें हथ कुल्हाड़ है, त्रिभुज है, पॉलिशदार है। तो इनमें से जो त्रिभुजाकार है ना, त्रिभुजाकार है वो किसका है? वो मध्य पाषाण काल का है।
मध्य पाषाण काल के दो प्रमुख केंद्र हैं हमारे पास, बागोर और आदमगढ़, है ना। बागोर राजस्थान में है, आदमगढ़ है वो मध्य प्रदेश में है। आदमगढ़ से 25,000 लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। क्या मिले हैं? लघु पाषाण उपकरण 25,000। तो ये भी बात आप नोट करके चलिएगा। और त्रिभुजाकार जो मध्य पाषाण काल था उसमें पत्थर का टाइप है जो बदल गया था। जो मनुष्य किसका प्रयोग करता था? जैस्पर, चार्ट व चैल्सोडोनी, इन पत्थरों का प्रयोग करता था, जिसके सहायता से वो क्या करता था? जिसके सहायता से वो छोटे छोटे माइक्रोलिथ, इसको माइक्रोलिथ काल भी कहते हैं, है ना, माइक्रोलिथ औजार बनाता था। जो कि 1 इंच से लेकर 5 इंच तक के होते थे माइक्रोलिथ, है ना। 1 इंच से लेकर 5 इंच तक होते थे। और इनकी जो टाइप थी, जो शेप थी, वो किस तरह की? त्रिभुजाकार, ज्यामितीय होती थी जी, ज्यामितीय। इसी काल में मध्य पाषाण काल में, इसी काल में किसका क्या आया इसमें? तीर और धनुष। ये क्वेश्चन भी आया था इसी काल में, तीर व धनुष का प्रयोग शुरू हुआ। ये ठीक है, ये हस्तकुलाड़ है, ये किसके है? पूरा पाषाण काल के है ये। हैंडेक्स जो मिला है, कहां से मिला है? हैंडेक्स मिला है पलवरम से। ये जो पालिशदार हैं, ये पालिशदार जो हैं, ये नवपाषाण काल के हैं। तो हमारा उत्तर सी हुआ। ठीक है। निम्न में से कौन सा नवपाषाण काल को दर्शाता है? निम्न में से कौन सा नवपाषाण काल को दर्शाता है? केंद्र दिए गए हैं, उनमें से बताना है कि कौन सा नवपाषाण काल का केंद्र है। तो कुणाल, लोथल, दैमाबाद और चिरांद। तो ये जो चिरांद है, ये नवपाषाण काल का केंद्र है। चिरांद सारण बिहार में है। यहां से हड्डी के औजार मिले हैं, है ना। यहां से क्या मिला है? हड्डी के उपकरण, हड्डी के उपकरण मिले हैं। और जो हड्डी के उपकरण हैं उनमें हिरण की हड्डियां हैं, है ना, हिरण की हड्डियां हैं उसमें। तो इसके अलावा जो नवपाषाण काल के दूसरे केंद्र हैं उनमें मेहरगढ़ है ना, मेहरगढ़, जहां से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ना कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। मेहरगढ़ के अलावा ब्रजहोम है और गुफरकला है, ना। ये दोनों किसमें है? जम्मू एंड कश्मीर में है ये। इसके अलावा अगर हम देखें और केंद्रों में, हमारे पास कोल्डी हवा है, चावल के साक्ष्य मिले हैं प्राचीनतम, चावल के साक्ष्य। इसके अलावा पिकली हल है, उतनूर है, सगनकल्लू है, ठीक है, पिकली हल, सगनकल्लू, उतनूर, ये सारे साउथ में हैं, साउथ इंडिया में है ये। यहां से क्या मिला है? यहां से राख के ढेर मिले हैं, राख, है ना, राख के ढेर मिले हैं। यहां से क्या मिला है? राख के ढेर मिले हैं।
ठीक है, तो ये मेन केंद्र हैं नवपाषाण काल के। ये जो कुणाल, लोथल और दैमाबाद, ये सारे किसके हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन के। किसके हैं ये? इंडस वैली सिविलाइजेशन के हैं। कुणाल से हरियाणा में है ये, हरियाणा। चांदी का मुकुट, चांदी के 2 मुकुट मिले हैं, चांदी के 2 मुकुट। चांदी के 2 मुकुट मिले हैं इससे, कुणाल हरियाणा से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं, ठीक है। और लोथल ये गुजरात में है। यहां से डॉकयार्ड है ना, यहाँ से क्या मिलता है? डॉकयार्ड मिलता है। और यहाँ से जो अन्नागार मिलता है, लकड़ी का है वो, ये बंदरगाह नगर था। और इसके साथ साथ यहाँ से जो मनके बनाने का कारखाना, है ना, मनके बनाने का कारखाना, मम्मी, मिस्र वाली मम्मी मिलती है, युगम समाधि, यहाँ से युगम समाधि मिलती है, ठीक है। ये चावल के साक्ष्य, चावल, बाजरा, ये यहाँ से मिलते हैं। इसके बाद दैमाबाद महाराष्ट्र में है ना, दक्षिणतम केंद्र है ये, दक्षिण का, है ना, केंद्र इंडस वैली का। यहाँ से चांदी का रथ मिला है, ठीक है। ये दैमाबाद दक्षिणतम केंद्र है ये, है ना, क्योंकि दक्षिण में अगर हम ऐसे देखेंगे, दक्षिण कौन सा होता है? यहाँ पर मांडा है, नॉर्थ दैमाबाद, ठीक है। यहाँ पर जो है आलमगीरपुर है यूपी में, यूपी पूर्वी, और सुतकागेंडोर वो क्या में है? मेहरगढ़, ये पश्चिमी। तो ये इनका लोकेशन है। तो अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा पूरा डिटेल से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता का विकास ताम्र जो औजारों के प्रयोग के कारण हुआ, ठीक है, बिल्कुल। ताम्र औजार दे, तांबे का जो प्रयोग है, तांबे का प्रयोग मानव ने सर्वप्रथम किया। मानव ने पहली धातु के रूप में किया, ये भी कह सकते हैं, पहली धातु के रूप, है ना, पहली धातु के रूप में इसका प्रयोग किया मानव ने। पहली धातु के रूप में किसका प्रयोग किया था? तांबे का प्रयोग पहली धातु के रूप में किया था। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, जो पहली धातु के रूप में किसका प्रयोग किया है, तो पहली धातु के रूप में तांबे का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखें। और तांबे और टीन को मिलाकर, तांबे प्लस टीन को मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। इस हड़प्पा सभ्यता को कांस्य सभ्यता, कांस्य काल में रखा जाता है, कांस्य काल में, कांस्य युगीन सभ्यता, है ना। और जो तांबा है वो कहां से आता था? तांबा आता था खेतड़ी राजस्थान से। कहां से आता था? खेतड़ी राजस्थान से तांबा आता था, ठीक है। खेतड़ी राजस्थान से तांबा मंगवाया जाता था। तो इसमें इनके क्या है, इनके औजार से क्या हुआ? औजारों से क्या हुआ? औजारों का प्रयोग करके क्या किया इन्होंने? हड़प्पा सभ्यता का विकास, क्योंकि
औजारों के माध्यम से कृषि कार्य हुए, कृषि कार्य सुगम हुआ, है ना। और हड़प्पा का मुख्य व्यवसाय क्या था? हड़प्पा के लोगों का मुख्य व्यवसाय, हड़प्पा के लोगों का मुख्य व्यवसाय मुख्य व्यवसाय क्या था? हड़प्पा के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? वो कृषि था। यहां पे आप इस बात को ध्यान में दें। उसके साथ साथ क्या हुआ, इसने लोगों के उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रयोग का, बिल्कुल जो प्राकृतिक संसाधन उस समय उपलब्ध थे उनका इन लोगों ने खूब दोहन किया, जिससे क्या हुआ, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया और बाद में वो डिक्लाइन का कारण भी बना। ये भी सही है और ये भी सही है ना। बाद में डिक्लाइन का कारण जो है एनवायरमेंटल चेंज बिगड़ा, जो ये इसका मतलब ये दोनों सही हैं। ठीक है, अगला देखिए, नीचे दो कथन और कारण हैं। ऋग्वैदिक काल में समाज पशुपालक था, बिल्कुल बात पालक था ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में क्या हुआ था, देखिए कृषि से बैक किया था, क्योंकि जो ऋग्वैदिक काल आया, जिसका समय है ऋग्वैदिक काल का 1500 से 1000 था। ऋग्वैदिक काल में 1500 से 1000, जिसमें सप्त सैंधव क्षेत्र में रहते थे, सप्त सैंधव क्षेत्र, है ना, सप्त सैंधव क्षेत्र में रहते थे। और इसमें मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। मुख्य व्यवसाय क्या? पशुपालन। लेकिन अगर आपसे ये आ जाए उत्तर वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय क्या था? उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल में था कृषि। उत्तर वैदिक काल में क्या आया था? मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था। ये चीज भी आप ध्यान में रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में कृषि था। आजीविका की पद्धति का मुख्य आधार, आजीविका की जो पद्धति थी, जो आजीविका जिसके ऊपर डिपेंड करती थी, वो क्या था? आजीविका की पद्धति का मुख्य आधार पशुपालन था। ये नोमैडिक लाइफ जीते थे और ये इधर से उधर अपने पशुओं को लेकर घूमते रहते थे, तो आजीविका का आधार भी वही था। तो ये ए और आर दोनों सत्य हैं। ठीक है, डी हमारा आंसर है। फिर से दो कथन और कारण दिए गए हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलनों का उत्थान सामाजिक और आर्थिक व्याप्त असंतोष का परिणाम था। बिल्कुल था, क्योंकि जो 6ठी शताब्दी तक आते आते उत्तर वैदिक काल के दौरान, उत्तर वैदिक काल के दौरान, उत्तर वैदिक काल के दौरान क्या हुआ, इतने तरह के अंधविश्वास आ गए थे, अंधविश्वास, जाति प्रथा, है ना, और कई तरह का, मतलब इस समाज पूरी तरह जो सोसाइटी थी वो ब्राह्मणवाद के चक्कर में आ चुकी थी, है ना, जिसमें निम्न जो तबका था उसका जीवन बहुत वो हो गया था। लेकिन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ कि जो एक वर्ग था, जिसमें खासकर अक्षेत्रीय वर्ग था और एक वैश्य वर्ग था, इनकी दोनों की स्थिति में सुधार हुआ। ठीक है, स्थिति में सुधार हुआ। अब इन लोगों ने क्या किया, अब इन्होंने ब्राह्मण जो वाद सिस्टम था उसको इन्होंने दरकिनार करना शुरू कर दिया, उससे मुकाबला करना शुरू कर दिया। इसलिए जैन और बौद्ध है वो दोनों अक्षेत्रीय, जो इनके संस्थापक कौन रहे हैं, अक्षेत्रीय, है ना, अक्षेत्रीय रहे हैं। अक्षेत्रीय कुल के थे जैन और बौद्ध के संस्थापक जो हैं, अक्षेत्रीय कुल से थे, इसलिए इनको अक्षेत्रीय धर्म भी कहा जाता है ना। क्योंकि जो ये लोग हैं अक्षेत्रीय और वैश्य, इन दोनों ने मिलकर, क्योंकि एक रक्षा करने वाला है और एक पे करने वाला है, लेकिन ये ब्राह्मण है, ये कुछ नहीं करने वाले थे, तो इसलिए इनके विरुद्ध था, तो ये अपनी रेस्पेक्ट चाहते हैं। अब अगर आप देखेंगे, मान लिया अगर आप कहीं जाएंगे, मान लिया फॉर एग्जांपल राजस्थान में जाएंगे, राजस्थान में जो जैसे राजपूत हैं, राजपूतों की मूछ ऐसे की ऐसी खड़ी है ना, चाहे कोई कितना गरीब से गरीब राजपूत है वो अपनी मूछें ऐसे रखता है, लेकिन उनको उसमें अपनी
लेकिन जो एक सोसाइटी है, लोअर तबका है, उसका अब जिन लोगों का इकोनॉमी कंडीशन सुधर गया है, तो अब वो उसका पैरेलल अपनी रिस्पेक्ट चाहते हैं सोसाइटी में। तो ये भी उस समय भी यही हुआ, जो लोग क्षेत्रीय थे और वैश्य थे, उनका जो डेवलपमेंट हुआ था, उस डेवलपमेंट को भुनाना चाहते थे। इसलिए ये दो धर्मों का उदय हुआ। समाज के ये नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन, समाज के तिरस्कृत तबकों की सुधरी हुई आर्थिक स्थिति ने उनको अपना उचित सामाजिक स्थान पाने को साहस दिया। बिल्कुल, ये दोनों क्या है, दोनों में क्या है, ए और आर दोनों बिल्कुल 100% के 100% सत्य हैं। इनकी तो बड़ी ये नहीं है कि व्याख्या वाला नहीं, तो व्याख्या भी है ये। नीचे फिर से दो दिए गए हैं। कुषाण काल बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक सम्मिश्रण का साक्षी है। बिल्कुल है, क्योंकि कुषाण काल में ओवरऑल डेवलपमेंट होता है ना। क्या होता है, यूनानी और भारतीय संस्कृतियां कला मिलकर प्लस भारतीय, तो क्या बनती है, गांधार मूर्तिकला। मूर्तिकला का विकास होता है मिक्स। उसके बाद स्वदेशी के रूप में मथुरा जो मूर्तिकला है उसका विकास होता है। मतलब ये नहीं, डेवलपमेंट है इसमें, सोसाइटी में डेवलपमेंट है ना, आर्थिक क्षेत्र में डेवलपमेंट है, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट इसमें। क्योंकि जो सिल्क रूट है उनके ऊपर इसका अधिकार है, सिल्क रूट के ऊपर, है ना, सिल्क रूट जो व्यापार का प्रमुख रास्ता है। कुषाण शासकों ने समय अपनाकर इसकी वकालत की। कुषाण शासकों में जो सोसाइटी में मिक्सिंग था उसको अपनाया, उसको तवज्जो दिया। कुषाण शासकों ने क्या किया, कुषाण शासकों ने जो सोसाइटी थी इसे उसको अपना लिया, है ना, सोसाइटी को अपने से दूर नहीं किया। तो कुषाण शासकों ने इसे अपनाकर उसकी वकालत किया। तो इसका मतलब ये दोनों सही हैं। ये सारे दोनों सही वाले हैं। बहुत आसान लग रहे हैं मुझे तो। निम्नलिखित को कालक्रम में लगाना, निम्नलिखित को कालक्रम में लगाइए। महापाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, उत्तरी काल, उत्तरकाली पॉलिस्टार मृतभांड, एंड जो ये है नॉर्थ NBPW, काले और लाल मृतभांड। तो रेड एंड ब्लैक तो है सबसे प्राचीन, रेड एंड ब्लैक है वो क्या है, सबसे प्राचीन है। ये कह सकते हैं 2500 से 2400 BC के आसपास के हैं ये रेड एंड ब्लैक जो हैं। तो इसमें ये कह सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के उसमें है ना, ये सबसे पहले। तो 1 नंबर तो इनका आ गया। उसके बाद ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल जो आता है उसकी 2000 BC से ही स्टार्ट हो जाता है और लगभग 700 BC तक रहता है ना, दूसरा नंबर। तो 2 नंबर ये हो गया। उसके बाद उत्तरकालिक पॉलिशदार मृतभांड जो है, ये मान के चलें कि ये वैदिक एज का वो है, जो 1500 से शुरू हो जाती है। और इसमें ये मान के चलें ये महाजनपद तक रहता है, सबसे लंबा चलता है ये। और उसके बाद है महापाषाण, ये 1100 BC से है। हाँ, तो ये 3 आएगा, ये 4 आएगा। महापाषाण क्या था, साउथ इंडिया में था, ये दक्षिण भारत में। ये लोह काल के समय का है। इसमें क्या करता था, जो कब्रें होती थी उनके आसपास बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे, कब्रों के आसपास बड़े बड़े पत्थर रखे जाते थे, ठीक है। उनको महापाषाण कहते थे, बड़े बड़े पत्थर। महा मतलब बड़े और पाषाण माने पत्थर, ठीक है। तो ये ट्रेंड उस समय था। तो ये आयरन एज के आसपास का है, 1100 BC आयरन एज का ही काल है ये। तो इसमें हुआ 1 5 सबसे पहले है, सी में ही 5 सबसे पहले है, उसके बाद ताम्रपाषाण काल, महापाषाण काल, ये। तो हमारा सी उत्तर हुआ। आराम से सोच सकते हो तुम ऐसे ही घुमा घुमा के।
इनको भी काल निम्न पुट को सही उत्तर में लगाना, क्रम में लगाना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये इसमें सबसे पहले जैसे सबसे छोटा है वही जन, जन से आगे क्या बने जनपद, जनपद से आगे क्या बने महाजनपद, महाजनपद से आगे साम्राज्य। इसको काल में अगर हम लिखें तो ये थे 1500 बीसी से 1000 बीसी, ठीक है। ये है 1000 बीसी से 600 बीसी, और ये है 600 बीसी से 323 बीसी, और ये 323 बीसी जो ऑनवर्ड अशोक के साम्राज्य के साथ ही, मौर्य साम्राज्य के साथ ही, है ना। तो ये वैदिक काल था, ये उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ये महाजनपद काल, और ये साम्राज्यवाद, साम्राज्य का काल, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, सबसे पहले 5 आए, ये 4 आएगा, 2, और उसके बाद 1 आएगा। बहुत आराम आराम से हमें लेने हैं, कोई जल्दी नहीं हमें। हाँ, निम्नलिखित को, निम्न पुट को सही बताना है, क्रम में लगाना है। तो इसको क्रम में लगाइए, मैं कुछ पानी पीता हूँ। ऐसा है कि जब आप इसको देख रहे हैं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, साथ साथ में अपनी मर्जी से पहले थोड़ा क्रम में लगा सकते हैं, है ना। चलो भी, हाँ, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी थी। पाणिनि ने लिखी, पाणिनि जो है वो किसके था, ये नंद के दरबार में था, है ना, नंद के दरबार में था। तो सबसे प्राचीन ये हुआ। उसके बाद मालविका अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र है कालिदास के। कालिदास किसके समय में था, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य लिख लेते हैं इसको, विक्रमादित्य कहते हैं ना इसको, यानी गुप्त काल। उसके बाद हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखी है, वो किसके, हर्षवर्धन, ठीक है। हर्षचरित के अलावा बाणभट्ट ने और क्या लिखे, कादम्बरी भी लिखी इसने, ठीक है। तो ये हर्ष का काल हो गया। राजतरंगिणी कलहन की है, कश्मीर के इतिहास के ऊपर। कश्मीर के इतिहास पर लिखी गई है, 12वीं सदी में लिखी गई। तो ये 7वीं सदी थी। ये 4थी सदी है। और इसके बाद ये बीसी में है। तो सबसे पहले 3 है, उसके बाद 1 है, ये डी। निम्नलिखित को क्रम में लगाना है भाई। इसको ये इस तरह की चीजों के देखकर हमें पता होना चाहिए कि कौन सा शासक किस समय बनता है। तो पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था, मौर्य वंश के आखिरी जो शासक थे, मौर्य वंश के अंतिम शासक को हटाकर
गद्दी पर अधिकार किया था। कब किया था गद्दी पर अधिकार? 184 बीसी में। 184 बीसी में अधिकार किया, और इसका है ना, और इसके पतंजलि इसके पुरोहित थे, पतंजलि पुरोहित था ना, पतंजलि इसका पुरोहित था, है ना। पतंजलि ने क्या लिखा है? महाभाष्य। पतंजलि इसका पुरोहित था, उसने महाभाष्य लिखा है। इसके अलावा पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय का जो समय है 610 से 642, हर्ष को हराया। नहीं, चालुक्य वंश का शासक था, चालुक्य। हर्ष को हराया, इसका वर्णन कहां मिलता है? ऐहोल अभिलेख में। इसमें मिलता है, ऐहोल अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है, ठीक है, जो रविकृति का है। इसका है रविकृति का है, जिसने अपनी तुलना कालिदास और भारवी से की है। कालिदास और भारवी से अपनी खुद की तुलना की है, ठीक है। तो ये 7वीं शताब्दी का हो गया, है ना। और शंकराचार्य, शंकराचार्य जो हैं, इनका जन्म 788 केरल में हुआ, कलादी में, ना। इन्होंने 4 मठ स्थापित किए, है ना, बद्रीनाथ में और द्वारका में। इन्होंने बद्रीनाथ में ज्योति मठ स्थापित किया, ज्योति मठ बद्रीनाथ में, और उसके बाद जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ, जगन्नाथपुरी गोवर्धन, और उसके बाद श्रृंगेरी मठ यहाँ तमिलनाडु में, श्रृंगेरी, तमिलनाडु में, रामेश्वरम में, और यहाँ पर द्वारका मठ गुजरात में है। तो ये मठ इसने स्थापित किए। उसने अद्वैत वाद का दर्शन दिया, है ना। ये भी पूछ लेते हैं। तो ये 8वीं सदी का हो गया। उसके बाद चंद्रवरदाई आप जानते हैं, ये पृथ्वीराज चौहान के समय का था। पृथ्वीराज चौहान का चारण था ये, ना। तो इसने क्या किया था? चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी। पृथ्वीराज रासो, जिसमें क्या दिया गया है? राजपूतों के अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत, राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति, राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति। 4 कुल हैं इसके। एक है चालुक्य, चौहान, परमार व प्रतिहार। ये 4 वंशों की उत्पत्ति है, वो अग्निकुंड से हुई है पृथ्वीराज रासो के अनुसार। तो हमारा ये 12वीं सदी का हो गया, है ना। ये 12वीं सदी का है, ये 8वीं सदी का है, 184 बीसी का है, ये 7वीं सदी का है। तो इसमें पहला हो गया 2, उसके बाद 1, ए बनेगा हमारा, है
है ना। बहुत आराम आराम से पढ़ना आपको, समझ जाएंगे आप। इस वीडियो को 2 बार देख लेंगे तो फिर कुछ नहीं बचेगा, किसी भी लेसन में नहीं बचेगा। इस कोर्स को जो पूरा 2 बार देख लेगा तो कुछ नहीं रहने वाला है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा इसमें। तो नियोग प्रथा क्या होता था? नियोग प्रथा जो थी वो ऋग्वैदिक जो काल था, वैदिक जो काल था, उसमें प्रचलित थी। नियोग प्रथा में क्या होता था कि मान लिया किसी का पति मर गया तो उसको पुत्र नहीं है, तो पुत्र प्राप्ति के लिए वो अपने देवर से कोई महिला पुत्र प्राप्ति के लिए अपने देवर से शादी करती थी, अपने देवर से विवाह, अपने देवर से विवाह कर लेती थी, है ना, अपने देवर से विवाह करती थी। ये था नियोग प्रथा जो कि ऋग्वैदिक काल में था, वैदिक काल में था। आहत सिक्के, है ना, सबसे प्राचीनतम सिक्के सबसे प्राचीनतम सिक्के तो ये जो चांदी के मुख्य रूप से बने होते थे, चांदी और तांबे के, चांदी मुख्य रूप से था इनमें, इनको ठप्पा मारा जाता था। ये प्रारंभिक जो इतिहास काल है, यानी 6th सेंचुरी जो बीसी का है, उस समय के हैं, ठीक है, 6 बीसी के, महाजनपद काल के। उसके बाद नालंदा बिहार में है ना। नालंदा की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। वर्मन जो शासक रहे हैं वो कामरूप असम के रहे हैं। तो हमारा 1 का 2, 2 का 4, 1 का 2, 2 का 4, ये हाँ, सूची 1 को सूची 2 से फिर से सम्मिलित करना है। हाँ, द्वितीय नगरीकरण, देखिए भारत में जो मुख्य से 3 नगरीकरण हुए हैं। पहला होता है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सेकंड होता है वो, सेकंड कौन सा है? सेकंड होता है वो, उसको लोह काल भी कहते हैं ना, लोह काल, यानी जब महाजनपद काल आता है जब। सेकंड ये था। थर्ड था दिल्ली सल्तनत। थर्ड था दिल्ली सल्तनत। तो द्वितीय नगरीकरण लोह काल। खारेवाल का जो शासक था वो उड़ीसा का था, है ना। हाथी गुफा विलेख जो है वो खारेवाल का है, हाथी गुफा विलेख। ठीक है। और उसके गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये सातवां काल का था। इसको वैदिक जो क्या कह सकते हैं, वैदिक कल्चर का, वैदिक संस्कृति का रक्षक, है ना। ब्राह्मण कहते थे अपने आप को, ब्राह्मण, है ना। विक्रमादेव चरित की रचना किसने की थी? विक्रमादेव चरित की रचना बिल्हण ने की थी। विक्रमादेव चरित की रचना बिल्हण के द्वारा की गई थी। तो 1 का 4 और 2 का 3, तो हमारा ये हुआ। आराम आराम से सीख के बस इसको समझते जाए, इससे आपको पता लग जाएगा कि हिस्ट्री में पढ़ना क्या है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करना है। सुमेलित वाले बहुत आते हैं क्योंकि इसमें सभी को सारा पता होना चाहिए कि कौन सा कहां से लिया गया है। तो इसमें पहला है नागर शैली। नागर शैली क्या है? व्हाट इज द नागर शैली? 3 शैलियां हुई हैं, नागर, द्रविड़ और वेसर। तीनों ही मंदिर स्थापत्य की शैली है, मंदिर स्थापत्य। किसकी है ये?
मंदिर स्थापत्य की शैलियां हैं ये। नागर है, ये नॉर्थ इंडिया में था, है ना। द्रविड़ है, ये कहां पर था द्रविड़? द्रविड़ है ये साउथ इंडिया में। और वेसर शैली है जो, ये वेसर शैली कहां पर थी? वेसर मध्य भारत में, दोनों का मिक्स है ये, मध्य भारत में। ये दोनों शैलियों का मिश्रण। दोनों शैलियों का ये मिश्रण था, ठीक है। तो इसको आप लेके चलो। अब क्या हुआ, तो हमारा पहले नागर शैली है, इसका मतलब तो ये मिल गया नागर शैली, ये उत्तरी भारत। उसके बाद श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला का नाम आप सुनते ही आपको चंद्रगुप्त मौर्य याद आ जाएंगे, कर्नाटक। श्रवण बेलगोला में उन्होंने क्या किया था, वो भद्रबाहु के साथ चले गए थे, है ना। भद्रबाहु के साथ गए थे और वहां पर जाकर क्या किया था, संथारा, संथारा और या सलेखना कह लेते हैं, सलेखना विधि से यानी भूख से जीवन त्यागा, जीवन का अंत किया, है ना, जीवन का अंत किया। उसके बाद तंत्रयान। तंत्रयान जो है ये बौद्ध धर्म का एक वो है, एक ग्रुप बन गया था ये। उसके बाद जिसमें जादू टोना ये आ गया था। महेंद्र वर्मन शैली जो है ये पल्लव वंश की है, महेंद्र वर्मन शैली, जिसमें रथ मंदिरों का निर्माण। और दक्षिण में द्रविड़ शैली के जन्म, द्रविड़ शैली की शुरुआत पल्लव काल में हुई, पल्लव काल। ये भी चीज आपने नोट कर लेनी है, ये पल्लव काल में उसकी शुरुआत हुई। तो हमारा क्या हो गया, 1 का 3, 2 का 4। आगे बढ़ रहे हैं हम बहुत जल्दी जल्दी, और ऐसे ही हम पूरे सिलेबस को इतने अच्छे से ही करेंगे। तो ये इंडस वैली के केंद्र हैं, और ये बताना कि किसने उसकी खोज की है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के केंद्र और उनकी खोज किस किस के द्वारा की गई है, ठीक है। इंडस वैली के केंद्र है और उनकी खोज। कालीबंगा है, जो कालीबंगा गुजरात में है। ऊंट की हड्डी मिली थी यहां से, ऊंट की हड्डी, 2-3 ही बताऊंगा, ज्यादा में तो फिर ज्यादा हो जाएंगे। ऊंट की हड्डी और जुता हुआ खेत, और जुता हुआ खेत के पे बजाय और आगे क्या हुआ, यहां से क्या मिला, 2 फसल एक साथ। शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा के एविडेंस, और इसके अलावा शल्य चिकित्सा के एविडेंस यहाँ से मिले। जुता हुआ खेत और कच्चे ईंटों का मकान। कच्चे ईंटों का मकान और साथ ही साथ यहाँ से पक्का फरस। पक्का फर्श भी यहां से मिला, ठीक है। तो कालीबंगा, कालीबंगा कहां पर है, राजस्थान में, मैंने बताया पहले ही, वो गुजरात लिख दिया, राजस्थान में है ये, है ना, राजस्थान में है। तो कालीबंगा की जो खोज है वो बीबी लाल ने की थी, है ना, बीबी लाल। कब की थी,
1960 से 1968। इनके साथ बी के थापर भी थे। उसके बाद मिथ्याथल, ये हरियाणा में है। इसकी जो खोज की थी वो हमारे सूरजभान जी ने की थी, सूरजभान, 1968। अतिरंजी खेड़ा, अतिरंजी खेड़ा है जो, ये किससे जुड़ा है? ताम्र पसाणी से है ये। ठीक है, इसी यहां से लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, प्राचीनतम साक्ष्य। लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, ये किसने खोजा? ये आर.सी. गॉड ने, आर.सी. गॉड ने इसकी खोज की। उसके बाद है जखेड़ा, जखेड़ा आल्सो ताम्र एज, और इसको किसने खोजा? एम.डी.एन. शाही ने, एम.डी.एन. शाही ने इसकी खोज की, एम.डी.एन. शाही ने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो इसमें तो हमारा क्या हो गया? एक का लास्ट, तो हमारा बी हो गया। ठीक है, तो हम मध्य पाषाण काल, सॉरी, मिडिवल पीरियड से अगला पेपर शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, और आई होप आपको ये क्लास बेनिफिट देगी, और ऐसे ही क्लासें चलती रहेंगी, आप टेंशन मत लो। इतना करवा देंगे, धुआं धुआं कर देंगे सबको सिलेबस की। इसके हिसाब से आपका सिलेबस, मैं ये मानता हूँ आप 50% जो युद्ध है वो जीत लेंगे, और बाकी युद्ध भी आप अच्छे से लड़ेंगे, आई होप सो। तो आप लगे रहें, जुड़े रहें एकदम, है ना, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और बढ़ते रहें। तो धन्यवाद।